अस्सलाम नाज़रीन, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चाहूँगा सलमान का, जो बारिश में तैर के आया ताकि हम ये वीडियो शूट कर सकें। बुरहान रिसर्चर का, जिसने परवाह नहीं की कि जितना मर्ज़ी पानी खड़ा हुआ है लाहौर शहर में बारिश में वो दफ्तर पहुँचे। बाकी जितने रिसर्चर हैं फिर वो देख लें, उनकी मर्ज़ी है। 5 और हैं, उनके नाम नहीं लिए जाएंगे लेकिन वो जानते हैं वो कौन है। और बल्कि ये इधर स्क्रीन पे अगर हम नाम डाल दें उन सारों के तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो नॉर्मली तो हम मुख्तलिफ़ इस्टेब्लिशमेंट सरकार के डर से वीडियोज़ बना रहे थे, लेकिन आज तो बारिश के डर में भी हम वीडियो बना रहे थे। सीट भी मेरी सिंक कर रही है तो ज़रा हम इसको भी उठा लें। थैंक यू। आज सबसे पहले जो ख़बर हम आपके लिए लाए हैं, जो काफ़ी लोग नहीं लाएंगे, लोग वीलॉग्स बनाएंगे इंडिया के ऊपर, इमरान ख़ान के ऊपर, लेकिन मेरा और आपका जो इशू है उसकी बात नहीं करेंगे। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान किसी और ही फील्ड में आजकल वो स्कैम पे स्कैम एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने अब 300 अरब, जनाब आपने ठीक सुना, 300 अरब का वीट का स्कैम एक्सपोज किया 2023 और 2024 में। और ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इसको थोड़ा समझें। ये ही गेम होती है जिसके तहत शुगर कार्टेल भी ऑपरेट कर रहा होता है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा कि अप्रूव हुई थी 3.59 MMT वीट इंपोर्ट होने के लिए। 3.59 MMT वीट इंपोर्ट हुई थी, अप्रूव सिर्फ 2.4 हुई थी। यानी कि जब आप मेट्रिक टन्स की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 50% ज़्यादा फ्रॉम व्हाट वाज अप्रूव्ड इंपोर्ट हुई। ये क्यों हुई? क्योंकि सरकार ने शो किया कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, रिज़र्व नहीं है, जो पड़ा हुआ रिज़र्व है वो ज़ाया हो गया। ये वो टाइम था कि जब पंजाब और सिंध ने बहुत थोड़ी वीट रिलीज़ की थी सेंट्रल को, तो यानी कि एक फ़र्ज़ी शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, फिर उसके तहत वीट को इंपोर्ट किया जाता है। अब पाकिस्तान एक एग्री बेस्ड इकॉनमी है, यहाँ पे वीट इंपोर्ट करना काफ़ी रिडिकुलस है। इस सारे के दौरान जो लोकल वीट बन रही थी उसमें से 5 लाख टन से भी ज़्यादा अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट कर दी जाती है और ये अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। यानी कि ये किसी मेजर खाते में मौजूद नहीं होता। ये सारा बाय द वे केयर टेकर सेटअप, एंड देन पंजाब गवर्नमेंट जो इलेक्टेड थी, वेल आई मीन इलेक्टेड तो खैर मुश्किल ही है कहना, लेकिन जो सिलेक्टेड थी उसके टेन्योर में हो रहा होता है। अब इसका नुकसान क्या है, इसको समझें। ये जो 300 अरब रुपया आपने लगाया है ये कहाँ से आया था? टैक्सों से इकट्ठा हुआ था। टैक्स से इकट्ठा नहीं हुआ तो फिर ये कहाँ से होगा? बैंक से लोन लेके होगा। तो हमने आवाम का टैक्सों का पैसा लिया, उसके तहत ये स्कैम किया, कुछ लोगों को हमने फ़ायदा पहुंचा दिया। उस ज़माने में जब ये स्टोरी हुई थी तब भी ब्रेक हुई थी कि जनाब इसमें बड़ी कमीशनें कमाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे कमीशनों से मामला आगे चला गया। यहाँ पे बाकायदा पूरा का पूरा माल ही गबन हो जाता था। हमने सिंध में सुना हुआ था कि चूहे खा गए रिज़र्व्स, या फिर जो हमारे पास साइलोज़ में रिज़र्व्स पड़े हुए थे वो ख़राब हो गए। लेकिन इसको वेरीफाई कौन करता है? क्योंकि जब ऑडिटर जनरल इन चीज़ों को वेरीफाई किया तो उन्होंने कहा जी आपके रिज़र्व्स तो बिल्कुल ठीक थे, कोई बीमार नहीं थे, कोई ख़राब नहीं थे, फिर भी आपने इंपोर्ट कर लिया। अभी कुछ अर्सा पहले हमने शुगर एक्सपोर्ट की, अब उसको दोबारा इंपोर्ट कर लिया। ये छोटे छोटे चोर दरवाज़े बनाए जाते हैं ताकि जो लोग हैं, जो हुकूमत के चाहने वाले होते हैं, जो उनके नूरे नज़र होते हैं, उनको ज़रा वो फाइनेंशियल फेवर दे दिया जाए। विद वन स्ट्रोक ऑफ द पेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि 300 अरब लगभग बिलियन डॉलर बनता है, कि डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं। यानी कि आप कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के फाइनेंस डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट में ये डिसीजन कर देता है कि इस साल हमने ये हरकत नहीं, ये हरकत करनी। जो आपकी एलोकेशन ऑफ बजट होती है उसका भी मैं आपको बता दूं, वो ग्रेट डिबेट नहीं होती। पार्लियामेंटेरियंस बैठ के डिबेट नहीं करते किधर हमें क्या पैसे लगाने चाहिए, कि ब्यूरोक्रेट्स बैठ के फैसला करते हैं चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, या किसी ताकत के कहने के ऊपर कि जनाब ऐसे नहीं ऐसे कर दें। तो रियासत पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के पैसों का, उनका ज़िंदगी का, उनके माल का फ़ैसला बंद कमरों में हो रहा होता है। सियासत का तो होता ही था, लेकिन हम दिल में सोचते थे कि यार जो भी सियासतदान बनता है चलो अवाम नास लिए तो कुछ कर ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फेलिंग्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो तो आपको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हम आपको एक नुस्खा ऐसा भी दे देते हैं कि जनाब आपका इतना पैसा लूट लिया गया। अभी पीछे सरकार ने 4.9 ट्रिलियन के लोन्स अप्रूव किए कि जनाब हम बॉन्ड्स के थ्रू करेंगे। अवाम चुप बैठी है, गुप्त है, सियासतदान चुप बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितनी अपोजिशन है, जितने लीडर हैं, उनकी ट्वीटें आनी चाहिए ये क्या हो रहा है। अगर सब हमें ये बता सकते हैं कि 22 घंटे इमरान खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, जो गलत है, तो क्या हमें वो ये नहीं बता सकते? जिन अकाउंट्स की मिलियंस की रीच है वो ये नहीं बता सकते ये क्या हो रहा है? वो नहीं बताएंगे क्योंकि उनके दौरे हुकूमत भी ये चीज़ें होती हैं।
जब ANP भी पावर में भी थी तब वो भी ये हरकतें करती थी। आज जब एमल वली ख़ान साहब फ़ौज की वजह से सेनेटर बने हुए हैं तो ये सब ठीक लग रहा है उन्हें। आज जब बड़े पढ़े लिखे यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े चैनल चलाते हैं वो पॉडकास्ट कर रहे हैं कि क्या हाइब्रिड रजीम पाकिस्तान को बचा सकती है, तो ये वही लोग थे जो पहले नाकदीन थे हाइब्रिड रजीम के। प्रिंसिपल जो होता है ना, याद रखिएगा, वो कंसिस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता, बंदे बदल जाते हैं। ये वो क्रिटिकल इशू है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ना फ़िरका वारियत क्रिटिकल इशू है, ना सियासी लीडरशिप क्रिटिकल इशू है, ना रूल ऑफ लॉ क्रिटिकल इशू है। हमें भूखा करके मारा जाता है, हमें निचोड़ के हमारी जेबों से पैसा चोरी किया जाता है। ये जो इन्फ्लेशन वाला जिन है ना, आप इसको समझते नहीं हैं। आपकी तनख्वाह अगर आप किसी अच्छी जगह काम करें साल की 10% बढ़ जाएगी, ये इरेलेवेंट है। आप हर साल गरीब हो रहे हैं। अगर आपकी मंथली तनख्वाह थी 1 लाख रुपए, वैसे अगर आपकी मंथली तनख्वाह लाख रुपए थी तो आप तो बहुत ही एलीट क्लास में आ गए हैं अगर आप सेंसस देखें। लेकिन आपकी मंथली तनख्वाह थी 1 लाख, 12 लाख आपके साल के पैसे थे, 10% इंक्रीज़ हो गए तो ये 13 लाख 20,000 बन जाएंगे। जो इन्फ्लेशन आपको पड़ती है क्वार्टरली, ईयरली नहीं क्वार्टरली, ये जो आप थोड़ी देर बाद देखते हैं ना, सरकार तेल बढ़ा देती है, गैस बढ़ा देती है, बिजली बढ़ा देती है, क्वार्टरली लग रही होती है आपको। तो आपकी बाइंग पावर जो सालाना 12 लाख आपके पैसे थे, 10% इंक्रीमेंट के बाद एक्चुअली 10 लाख रह जाती है टोटल। अजीब बात नहीं है, स्विफ्ट 40 लाख की हो गई है। जब हमारे पास 40 लाख नहीं थे, हम सोचते 40 लाख होंगे तो सिविक ले लेंगे। 2014 में होंडा सिविक हमने 22 या 21 लाख रुपए की ली थी। आज वही होंडा सिविक का लेटेस्ट मॉडल जो उस ज़माने में लेटेस्ट था, करोड़ रुपए का। 2017 में अभी मैं रोज़ बता रहा कि 27 की थी। तो मकसद ये है कि ये वो इशू है जिसके बारे में पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी ना यार। पार्लियामेंटेरियंस इस प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं, इन बिजनेसेस को एंजॉय करते हैं। शुगर कार्टेल कौन है? सियासतदान। जागीरदार वीट कार्टेल कौन है? सियासतदान, ब्यूरोक्रेट। मिलें कौन लगा रहे हैं? ये सारे लोग। तो भाई ये हमें क्यों बताएंगे ये बातें, क्यों ऐसे करेंगे? वैसे आप लोग अक्सर नीचे कमेंट करते हैं कि जी अब हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की बातें कि डाला आ जाएगा। मुझे लगता है डाला इन वजह से आएगा। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। उन वजह से नहीं आएगा, वो सब कर लेते हैं। गली गली के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की सियासत में आ रहा है। ये वो स्टोरीज़ हैं जिनकी वजह से होता है। अच्छा, हम डरते हुए इनमें ज़्यादा डीप डाइव भी नहीं करते, आपको बता देते हैं कि ये हो रहा है, क्योंकि हमें लगता है जब इसमें हम डीप डाइव करेंगे तो हम वाकई उठाए जाएंगे। अब 2024 से 25 आपको याद होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक फ़ैसला लिया, हम गंदम नहीं खरीदेंगे। बड़ा अच्छा फ़ैसला था, बड़े दलील पेश किए गए, तजिया नगार ने कहा कि ना बिल्कुल ठीक फ़ैसला है, हम क्यों किसानों को सपोर्ट करें, ये होते कौन है? गरीब हैं, हमारे पैसों पे जीने वाले। सरकार वैसे जिस पैसे से खरीदती है वो टैक्स का पैसा होता है, तो सरकार हमारा ही पैसा हमें वापस दे रही होती है, तो लेकिन हम नहीं करेंगे। तो 25 से 40% टारगेट के नीचे गंदम पैदा होगी। अब तो और वजह बन गई इंपोर्ट करने की, और कमीशनें आएंगी नए सिरे से। जब हमने ज़रदारी करप्शन सीरीज़ की थी PPP की, तो हमने आपको बताया था कि फ्रेंच नेवल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो रहे थे, कितनी बड़ी कमीशनें थी। वो अमाउंट्स तो साल में कितनी दफ़ा ये लोग कमा लेते हैं। अब ज़ाहिर है ये 300 अरब रुपए का स्कैंडल हुआ होगा, तो अगर हम असूल ऑफ 20% भी लगाएं कि इतना पैसा आपका ज़ाया हुआ है, तो 300 अरब का 10% हुआ 30 अरब, 20% हुआ 60 अरब। 60 अरब रुपए का गबन तकरीबन हुआ होगा। ये तो ऑडिटर जनरल रिपोर्ट की मेहरबानी है।
कि उन्होंने ये कर दिया। उन्होंने वैसे ये क्यों किया मुझे नहीं समझ आ रहा। उनको इतनी डेयरिंग किसने दे दी? पता नहीं कौन सी बॉलीवुड की मूवी देख के आए थे तो अपने आप को ही हीरो समझ रहे थे, लेकिन बाहर उन्होंने कर दिया। मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो अपना काम भी कर लेते हैं। इसी के साथ साथ कल DGI स्पेयर साहब का एक इंटरव्यू आया था अल जज़ीरा के साथ, जहाँ पे मुख्तलिफ सवालात हुए। तो एक सवाल हुआ कि इसराइल जो ईरान पे हमला कर रहा है वो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसआर्म करने के लिए, क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा है इसराइल की तरफ से? तो DGI स्पेयर ने कहा हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई खतरा नहीं है, हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर नेशन है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल सेफ्टी वेल्व्स शामिल होते हैं इसके अंदर, और कोई भी रियासत हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ कुछ करेगी तो हम बिफिटिंग रिस्पॉन्स देंगे। अच्छा, ये बात वो इसलिए भी कर सकते हैं कि जिन्होंने इंडिया को रिस्पॉन्स दिया तो वाकई भी फिटिंग था, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया एक डाउनवर्ड स्पायरल में, बेचारों का जहाज़ भी गिर गया रिसेंटली बॉर्डर के ऊपर। उससे पहले वो एयर इंडिया वाला बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था, वो तो बहुत बड़ी सानिया थी। राफ़ेल कंपनी ने भी कह दिया कि इंडिया को बहुत नुकसान हो रहा है। अब तो इंडिया में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी भी होना शुरू हो गई हैं कि गुजरात के अंदर पुल गिर जाता है बारिशों के दौरान, 11 लोग उसमें कत्ल हो जाते हैं। तो मतलब कि इंडिया एक बेचारा बहुत ही डाउनवर्ड स्पायरल में, और इंडिया में तो अब एक नया ख़तरा पैदा हो गया। अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है उसने कह दिया कि हमारे ख़िलाफ़ चाइना ने वाटर बॉम्ब तैयार कर लिए। अब आप कहेंगे जी वाटर बॉम्ब क्या होता है? बड़ा सिंपल है, जो वाटर दहशतगर्दी इंडिया पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा है वो चाइना कर रहा है इंडिया के साथ। हम आपको कई दिनों से बता रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके ऊपर बहुत बड़ा डैम बन रहा है, जो करंट चाइना का सबसे बड़ा डैम है ना, उससे 3 गुना बड़ा डैम वहाँ बन रहा है, और वो वर्चुअली जो वो बेंड है रिवर का उसको कंट्रोल कर लेगा। तो आपका जो पूरा ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है जिसको पानी जा रहा है, एग्री आ रही है, हर चीज़ हो रहा है, वो तबाह हो जाएगा। इतना डर है अरुणाचल के CM को कि वो कह रहा है कि हमें ये बाकायदा फ्लड कर सकते हैं। तो लिहाजा आप चाइना के साथ को मामला अपने ठीक करें, को चाइना को इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करवाएं जो पानी की होती हैं, वरना ये तो हमें खाक हो जाएंगे। यहाँ पे मोदी सरकार कहते हैं कि हमने इंडिया को तबाह कर देना है, वहाँ चाइना चुप करे कार्रवाई डाल रहा है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकेगा, चाइना इंडिया का पानी रोकेगा, ऐसे मामला चल तो नहीं सकता ना। मसलन 1 बिलियन पॉपुलेशन चाइना की, 1.5 बिलियन इंडिया की, 25 करोड़ पाकिस्तान की, ऐसे तो आप बिहेव नहीं कर सकते। इनफैक्ट करण थापड़ ने इंटरव्यू किया बिलावल भुट्टो साहब का, और मैं बिलावल भुट्टो साहब की तारीफ़ बिल्कुल नहीं करता। मुझे उनकी सियासी सोच, उनकी जमात की सियासी सोच बिल्कुल नहीं पसंद। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को और मुल्क को तबाह करने में क्रिटिकल रोल प्ले किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उनकी जमात पे, जिनके सर पे ये सब सियासत कर रहे होते हैं। बिलावल साहब ने करण थापड़ के साथ इंटरव्यू किया, जो आई बिलीव द वायर में काम करते हैं, जो इंडिया में बाद में बैन भी हो गया था। और करण थापड़ साहब ने एक बड़ा हिस्टोरिक इंटरव्यू लिया था नरेंद्र मोदी का, जिसके दौरान नरेंद्र मोदी साहब की थी। उन्होंने कहा मुझे पानी ला दें, मैंने पानी पीना है, हाथ पर उन्हें काँप रहे थे। तो ही इज़ कंसिडर्ड ए फेयर क्रिटिक। लेकिन जिस तरह करण थापड़ साहब ने वो इंटरव्यू कंडक्ट किया, इट वाज नॉट वेरी बिकमिंग ऑफ अ जर्नलिस्ट। मसलन कि वो बात बात पे इंटरप्ट कर रहे थे। सो मच हो के बिलावल साहब ने ये भी कहते कि सर आप बता दें जवाब क्या है, मैं वो जवाब दे देता हूँ ताकि कम से कम ये जो आप उछल रहे हैं ये काम तो बंद हो जाए। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा अच्छा रखा था। उन्होंने कहा कि जनाब आप बातें करते हैं मुशर्रफ दौर की कि फ़लाँ चीज़ हुई, फ़लाँ चीज़ हुई। मैं आपको बता देता हूँ टेररिज्म कहाँ शुरू हुई पाकिस्तान में, अफ़गान मुजाहिदीन वॉर से। जब वो वहाँ पे जाएँ तो करण थापड़ साहब कहें नहीं आप मेरे सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा यार मैं आपको जेनेसिस पे ले गया हूँ, चीज़ शुरू कहाँ से हुई है। और फिर उन्होंने कहा कि पहलगाम की बारी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जनाब इसकी आप एक इंटरनेशनल इंक्वायरी करवाएं, हम हाजिर हैं, आप हाजिर हैं, वी विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। इस पे करण थापड़ आई बाई शाई करें। और रियलिटी जो बिलावल साहब ने उनको बताई, जो रियलिटी है कि ये टेररिज्म एक दूसरे के मुल्क में कराना, ये इंडिया की पॉलिसी है जो वो BLA के साथ कर रहे हैं, जिसके एविडेंसेस हम प्रेजेंट कर चुके दुनिया भर में। तो लिहाजा इसको ओवरऑल बंद करें। बिलावल भुट्टो साहब ने एक और इंटरव्यू में भी ये कहा था कि अगर इंडिया सबूत देते तो हम हाफिज़ सईद भी हैंड ओवर कर देंगे। यार हम दहशतगर्दियों को प्रमोट करना चाहेंगे, हम विक्टम्स हैं दहशतगर्दी के। तो ओवरऑल क्या कहते हैं, अगर हम सिचुएशन देखें, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट भी वेल प्रोटेक्टेड लग रहे हैं, उसके बड़े स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। पाकिस्तान का मुकदमा इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म इंडिया दुनिया में बड़ा आगे आ रहा है। चाइना इंडिया की तिबड़ी टाइट कर रहा है। तो जो इंडिया वाले लोग और कुछ पाकिस्तान के लोग हमें कहते थे, PTI के बहुत सारे दोस्तों कहते थे कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लंच की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो वो बड़ा महंगा पड़ेगा। अमेरिका के अंदर देयर इज़ नो फ्री लंच। अच्छा वाजी तो बेचारे इंडिया की रही है, हमें तो मकबूलियत ही मिल रही है। $5 बिलियन का सालाना टारगेट हमने बना लिया ट्रेड का टर्की के साथ। अज़रबैजान ने 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। तो जो एक बात हम 2.5 साल पहले करते होते थे
कि जनाब इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान गायब है और उसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता, हमें इंटरनेशनल स्टेज पे कम बैक करना है, हमें अपने साथियों को बताना है कि हम ताकतवर हैं, हम कर सकते हैं, हमारे में जान है, नब्ज़ हमारी बोल रही है। तो आज जब वो हो रहा है तो उसके रिज़ल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, और ये बात मेरी याद रखना। जब हमें इंटरनेशनल पजीराई मिलती है तो हमें साथ ही ग्रीन सिग्नल मिलता है इंटरनल सफाई का। 99 में जब मुशर्रफ साहब ने कू किया था तो अमेरिका का बड़ा स्ट्रिक्ट रिस्पांस आया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन जैसी वॉर ऑन टेरर में अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी तो मुशर्रफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज़ करने के लिए अमेरिकन के सामने बिल्कुल लेट गए थे। और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया था अमेरिका की तरफ से कि ठीक है, तुम अब जो मर्ज़ी करो, पॉलिटिशियंस फारग करो, जुडिशरी टेक ओवर करो, जो तुम्हारा दिल करता है करो। ज़िया हक साहब का भी ऐसी था कि जब ज़िया साहब शुरू में आए उनको अमेरिका ने कहा कि जनाब बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है, लेकिन जब अमेरिका को अफ़गान मुजाहिदीन बनाने थे ज़िया साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया। ज़िया साहब ने तोन के रख दिया सारी सियासी कैडर को, फारग कर दी, और बाय द वे उसी फैक्ट्री से फिर उन्होंने नवाज शरीफ पैदा किए थे। अयूब के साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो जब हमें इंटरनेशनल मकबूलियत मिल रही होती है तो जो हमारे निज़ाम होता है वो बहुत स्ट्रेंथन होता है, फिर वो बिल्कुल एक तरफा चलता है। और अगर आप टाइमिंग देखें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब की पार्टी ने तब डिसाइड किया कि अब हम फुल ऑन एहतजाज करेंगे जब उनको नज़र आ गया कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को मकबूलियत मिल रही है। बिकॉज ये एक सिग्नल होता है कि जनाब अब बाहर से भी कोई मदद नहीं आनी, अब जो कुछ होना है इंटरनली होना है। कासिम जो उनके बेटे हैं उन्होंने ट्वीट लगा दी जहाँ पर उन्होंने बात की कि 700 दिन से इमरान खान साहब को इलीगली डिटेन किया हुआ है, उनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और इसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करें अपनी मूवमेंट का जब वो पाकिस्तान आएंगे। वैसे अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द लिप एंड द कप। क्या वो पाकिस्तान पहुँच पाते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आ पाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को होंगी। लेकिन ये एक नई सॉर्ट ऑफ मैं समझता हूँ कि कर्व बॉल है सरकार के लिए, गूगली है, जो अब सरकार ने देखना है उसको कैसे खेलेंगे। क्योंकि कासिम का कोई कसूर नहीं है, उनके दूसरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो मेरा ख्याल है लाखों लोगों ने एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएंगे। आपने रोक तो नहीं सकते लोगों को कि वो एयरपोर्ट के बाहर वेट करें उनका। तो जो वो इमेजेस होंगे, क्या वो इतने पावरफुल हैं कि वो नेशन को इग्नाइट करेंगे इमरान खान के पीछे खड़े होने के लिए, एहतजाज करने के लिए। तो ये जहाँ पे इंटरनेशनल मकबूलियत हो रही है, इंडिया की बेइज्जती हो रही है, तो एक नया किस्म का प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए खड़ा कर दिया गया। वैसे मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा कि सरकार इसको एक नया ही रंग दे दे। वो कहे जनाब ये मुल्क की सालमियत के लिए प्रॉब्लम है, जो बंदे इसमें शामिल होंगे मूवमेंट उन पे हम पता नहीं कौन सी दफ़ा लगा देंगे कि ये एंटी स्टेट लोग हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो ये एक फेयरली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती जा रही है। मतलब अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 महीने से हम एक के बाद एक बड़ी कैटेस्ट्रफी में जाते हैं। अल्लाह फ़िलहाल हमें बाइज़्ज़त उससे बरी कर रहा है। इंडिया की जंग से अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइंग कलर्स साथ पास हुए। इसराइल ईरान वॉर के अंदर जहाँ पे डर था खामनी गिर जाएगा और फिर ईरान जो है वो एक टेररिज्म का पूल बन जाएगा रॉ और मोसाद के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हो सका। अब ये मुल्क के लिए, रियासत के लिए एक नई किस्म की चीज़ सामने आ गई है। इस सारे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए एक इंसान पे। आपको गया सैंक्शन तो मुल्क पे होते हैं, बंदों पे कैसे सैंक्शन होते हैं? बंदों भी हो जाते हैं। ये इंसान फ्रांसिस्का एल्बनीज़ जो क्रिटिक हैं इसराइल गाज़ा ऑफेंसिव की, जो यूएन की एक्सपर्ट हैं, यानी कि यूएन उन पे रिलाय करता है डाटा के लिए इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के लिए, उन पे सैंक्शंस लगी हैं। अजीब सी बात है। यूएन इंटरनेशनल अदारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक बीकन ऑफ होप, इसने तो दुनिया को अमन की जगह बनानी थी, उसके एक एक्सपर्ट पे सैंक्शंस लग रही हैं क्योंकि वो हमायती हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, जिनमें से जजेस ने क्या कहते हैं फैसले दिए हुए हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़। वैसे उस इंटरनेशनल कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं कि वो जजेस और ये खातून अगर अमेरिका आते हैं तो अरेस्ट कर लिए जाएंगे, इनके अमेरिकन एसेट बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए जाएंगे। मतलब अमेरिका टोटल बदमाशी पे आ गया। जो बदमाशी बिहाइंड द सीन्स होती थी ना, वो अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं तुम्हें दस देना कि विचों से गंदे गंदे हैं। मसलन ओबामा, हिलरी शिलरी ये सब गंदे थे, बुश भी गंदा था, ये सब फारे थे जो बाइडेन, लेकिन ये अपने गंद को छुपा कर रहते थे। ट्रंप ने कहा छुपाना क्यों है? मसलन ट्रंप के ख़िलाफ़ रेप के एलिगेशंस आते हैं, वो खुलेआम बात करता है, वो मुनाजिम खुलेआम बात करता है, उसका ये गंद क्यों छुपाना है? अच्छा सोने पे सुहागा, जो ट्रंप ब्राज़ील के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है वो तो कुछ ज़ाती पर्सनल टसल लग रही है।
कि उसको पसंद नहीं आ रहा जो लिटिगेशन हो रही है एक फार राइट लीडर जेल बोल्सोनारो, नाम तो मैंने बुचर कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कि ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा कि इसकी लिटिगेशन क्यों हो रही है। भाई ब्राज़ील एक मुल्क है, वो जिस मर्जी की लिटिगेशन करे, तुम कौन होते हो? उसके नहीं समझ नहीं आ रहा। और साथ फिर उसने कमाल बात कर दी, उसने कहा कि ब्राज़ील के इंसिडियस अटैक्स ऑन फ्री इलेक्शंस और फंडामेंटल फ्री स्पीच ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वहाँ पे जमहूरियत जो है उसके इश्यूज चल रहे हैं और फ्री स्पीच के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लिहाजा इन पे 50% टैरिफ लगाओ। हजूर मन, आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ लंच की है, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि ब्राज़ील में डेमोक्रेसी ज़रूरी है और पाकिस्तान में नहीं है। इससे डुप्लिसिटी ऑफ अमेरिका आपको सच धज के नज़र आती है। इसराइल ने कह दी कि जो गाज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट है जी, उसको एक दिन में तो सॉल्व किया जा नहीं सकता और ट्रूस होने से तो चंद हफ्ते लग सकते हैं। यानी कि इसराइल बेसिकली ने बड़े मासूमियत से और अपने घटिया अंदाज में कह दिया कि अभी 2 हफ्ते में जेनोसाइड और करने दें, हमने और बंदे मारने। इस वक्त गाज़ा के अंदर 100 प्री मैच्योर बेबीज़ की ज़िंदगी रिस्क पे। क्यों? क्योंकि फ्यूल नहीं आने दिया जा रहा गाज़ा के अंदर, तो हस्पतालों के पास जब फ्यूल रन आउट कर जाएगा तो वो जनरेटर्स पे ऑपरेट करते कैसे करेंगे? इन बच्चों को जो इनक्यूबेटर्स चाहिए वो नहीं चल सकते। तो आप सब अल्लाह से दुआ कीजिए इन छोटे बच्चों के लिए, इन छोटी जानों के लिए, कि किसी तरह इसराइल के दिल में कुछ नरमी पैदा हो, बाकी जो रियासतें हैं वो कुछ स्टेप ले सकें, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे ये सारे बच्चों का खून जो है पूरी दुनिया की रियासतों के ऊपर है, यूएन के ऊपर भी है, मुसलमान रियासतों पे भी है और नॉन मुस्लिम रियासतों पे भी है। बिल्कुल हम एक बर्बरियत की तरफ चले गए। रशिया ने जी सबसे बड़ा हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने 728 ड्रोन्स और 13 मिसाइल यूक्रेन पे दाग दी। और ये जब ये स्ट्राइक्स कब हुई? डोनाल्ड ट्रंप की जब कॉन्वर्सेशन हुई ट्रंप के प्यूटिन के साथ, प्यूटिन ने कहा कि जनाब हम तुम्हारी नहीं मान रहे, तो ट्रंप ने अनाउंस किया कि जनाब हम जो हैं अब इनको बेहतरीन वेपन्स देंगे, ठीक है, और अब हम इनको वो चीज़ें देंगे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह की मद में। इसके ऊपर रशिया ने कहा मसला ही कोई नहीं, 728 ड्रोन भेज दो, 13 मिसाइल भेज दो। अब जो एवरेज यूक्रेनियन है उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। ये जो ऊपर आपने मसलत किए हैं ना बादशाह, ज़ेलेंस्की हो गया, प्यूटिन हो गया, ट्रंप हो गया, ये बादशाहते हैं, यूरोप के अंदर ही बादशाहते हैं। ये पॉलिटिक्स बकवास आ रहा है, ये हमें झूठ ढगोसला बेचते हैं। वहाँ भी इलीट कैप्चर है, उनकी इलीट बैठ के फैसले ले रही होती है, अवाम को मारना है, ज़िंदा रखना है, क्या करना है। ये जो वॉर इन अफगानिस्तान और इराक हुई थी, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने बैठ के फैसला लिया कि जनाब को हम 3-4 ट्रिलियन डॉलर कमा सकते हैं, लिहाजा हमारे बच्चों को भेज दो वहाँ जंग लड़ने के लिए। वो बेचारे वहाँ पे जाके रेगिस्तान में, पहाड़ों में जंगे लड़े हैं, उनको पता नहीं हम क्यों लड़े हैं। जब उनकी कहानियाँ वापस आके सुनते हो तो वो तो बेचारे ट्रॉमेटाइज्ड हैं। ये छोड़ दे यार, IDF सोल्जर्स जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं, जब उनको उस इन्फॉर्मेशन से कन्फ्रंट करो तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। अगर आप कुछ ट्रायल्स देखो ना 2014 की जंग की जो वहाँ पे हुई थी, उसके बाद जो सोल्जर्स ने बयानात दिए थे वो मेंटली ब्रेक डाउन कर गए। तो यार ये ऊपर और सतह पे लोग बैठ के ना हमें बेवकूफ़ बना रहे होते, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो। अब मोदी ने कितना यकीन दिलाया हुआ था इंडिया को हम पाकिस्तान को खा जाएंगे, एज इफ पाकिस्तान कोई चॉकलेट का पीस है उठाया खा लिया आपने। वो जब उनके जहाज़ गिरे, उनके बंदे मार गए, तो उन्होंने कहा ये क्या और है। और मैं देखता हूँ कि जर्नलिस्ट में भी इसका हिस्सा हैं। यार आप क्यों नहीं, आपको नज़र आ रहा कि एक वन साइडेड यूनिलैटरल डिसीजन करके आप कुछ अचीव नहीं कर सकते? अमेरिका ने अफ़गानिस्तान करके इंस्टेबिलिटी अचीव कर ली, दहशतगर्द और अचीव कर लिए, इराक़ करके दहशतगर्द और अचीव कर लिए, और ये सारा वो इसराइल के कहने पे कर रहे हैं। आप बाकायदा नेतन्याहू की तकरीरें देख सकते हैं कि जनाब अफ़गानिस्तान जाना ज़रूरी क्यों है अफ़गान वॉर से पहले, इराक़ जाना ज़रूरी क्यों है इराक़ वॉर से पहले, ईरान जाना ज़रूरी क्यों है ईरान वॉर से पहले। बिल्कुल दुनिया पपेट बनी हुई है। बचपन में हम कहावत सुनते थे कि जी यहूदी साजिश है, लेकिन अब तो वो चीज़ मंजर आम पे आ रही है कि बहुत सारे डिसीजन जो जूइश लॉबी है वो फोर्स करती है अमेरिकन गवर्नमेंट को लेने के लिए, अब वो बहुत तगड़ी है इस मामले में। पाकिस्तान के अंदर 300 अरब का स्कैम हो, हम कोशिश करते हैं कवर करके आपको बताएं। पाकिस्तान की रियासत जो इलीगल या लीगल मूव्स कर रही थी हम कोशिश करते हैं हम आपको बताएं। PTI जो मूव्स बना रही होती है इमरान खान की बहाली के लिए हम कोशिश करते हैं आपको बताएं। तो यार सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा हमारी दुआ कीजिएगा, ठीक है, हमारी बका और सलामती के लिए हम अपना काम करते रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में न्यूज़ रिस्कियर होती जा रही है, कानून सख्त होते जा रहे हैं। तो जब तक आप लोगों की दुआएं हमारे साथ और अल्लाह की रज़ामंदी है तो इंशाल्लाह हमें हमारे काम से कोई रोक नहीं सकता। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।